Hello students, in this video we will continue further with D block elements. So up till now what we have seen is, we have seen the variation in properties. Okay, हम लोगों ने atomic size में variations कैसे होता है वो देखा है, हम लोगों ने lanthanide contraction के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि melting point and boiling point किस तरह से वेरी करता है, हमने ये देखा है कि डेंसिटी किस तरह से वेरी करती है. अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, सो लेट मी राइट, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the outermost electron from a neutral gaseous atom, So say for example, if I have to just write down the general reaction, ये general reaction ऐसे होगा, metal, it will donate electron and form M plus. Okay, ये आपका जो है दिस वुड बी योर जनरल रिएक्शन. ओके, नाउ इस इलेक्ट्रॉन को, सो दिस मेटल वुड बी इन गैसियस स्टेट, दिस वुड बी इन गैसियस स्टेट. सो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इसको हम लोग कहेंगे IE1. फिर आती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि ये मान लो आपका M प्लस आयन है एंड इसमें से आपको और एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो क्या मिलेगा आपको? M+2. सो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चाहिए होती है, दिस इज योर IE2, दिस इज योर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, क्योंकि हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. सो आपको समझ में आया? व्हेन आई से IE1, इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. व्हेन आई से IE2, इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन. Now what we are going to do now is, we are going to study the variation. Okay, when I say study the variation, मतलब हमें ये देखना है कि जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाते हो, टाइटेनियम से वेनेडियम पे जाते हो, ऐसे कर करके यू हैव क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. सो हाउ डज IE1 वेरी एंड हाउ डज IE2 वेरी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, इफ यू लुक एट द नंबर्स, जैसे IE1 है, ओके, सो स्कैंडियम के लिए 631, टाइटेनियम के लिए इंक्रीज हो रहा है. सी आपने पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा हुआ है. ओके, नॉर्मली एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ओके, सो इसी तरह से हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी. 631 से 656, 650, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो इनकी एनर्जी सेम ही है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. ओके, अच्छा, द रीजन इज बिकॉज, आपको याद है हमने कहा था कि हमेशा दो फैक्टर्स होता है जो इंपॉर्टेंट होता है. एक होता है Z इफेक्टिव एंड दूसरा होता है, एक मिनट, लेट मी राइट इट ऑन दिस. दो फैक्टर्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज Z इफेक्टिव एंड दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब इनिशियली जो होता है ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड एंड के एलिमेंट्स के साथ ये फैक्टर जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, बट हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि इनके केस में क्या होता है कि इन सारे एलिमेंट्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट एडेड टू योर आउटर शेल. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर शेल में ऐड होते जाता है. सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर शेल में ऐड होते जाते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती. तो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैव गॉट सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद आयन, कोबाल्ट, निकल, ऑलमोस्ट दे हैव गॉट यहां तक सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जीज. एंड सडनली जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो 653 से 717, ये जंप भी बहुत बड़ा है. ना ये दो जम्स आते क्यों है? सो इफ वी टॉक ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? मैंगनीज का कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s2 एंड जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दैट इज
3d5 3d10 4s2. Now you can see that ये inner shell जो होता है this is half filled and outer shell जो है that is completely filled. Similarly यहाँ पे ये inner shell is completely filled, outer shell is completely filled, ये sub shell is completely filled, this is fully filled 4s. Now इसके वजह से they have got a stable configuration. See, when I say I have to remove the outermost electron कौन सा होता है? तो ये सारे एलिमेंट्स जो इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा. सो बेसिकली व्हेन आई से ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिमूव्ड, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली नथिंग बट योर 4s इलेक्ट्रॉन. ये आया आपको समझ में? सो 4s इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिमूव्ड. ठीक है. So this is what you have to remember. And next की manganese and zinc, because they have got stable configurations, so इनका जो ionization potential है that is suddenly very high. अच्छा, by the same logic chromium and copper का ionization potential is less than expected. Chromium and copper का ionization potential it is less than expected. Okay, इसके लिए क्या रीजन है? क्रोमियम का configuration है 3d5 4s1. कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेट मी जस्ट दिस. कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1. नाउ क्रोमियम एंड कॉपर के केस में लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड अमाउंट के कंपैरिजन में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर इट? द रीजन इज दिस. मान लो आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे मतलब आप ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, तो बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन व्हाट यू विल गेट इज 3d5. एंड यहां पे भी बाय रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो आप ये हटा दोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 3d10. राइट? सो 3d5 एंड 3d10 ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है. सो दैट इज व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर will donate first electron very easily. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको डाउट नहीं है. सो इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है IE1 इज लेस देन एक्सपेक्टेड. आई होप आपको IE1 के बारे में समझ में आ चुका है. वी आर डिस्कसिंग IE1 ओवर हियर. अब हम लोग बात करते हैं IE2 की, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर जो आपको निकालना हो तो कौन से केस में इट विल बी इजियर, कौन से केस में इट विल बी डिफिकल्ट. नाउ जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा देते हो तो क्या होगा? स्कैंडियम विल बिकम नाउ स्कैंडियम प्लस, दिस विल बी Ti प्लस, दिस विल बी V प्लस, दिस विल बी Cr प्लस, मैंगनीज प्लस, Fe प्लस, कोबाल्ट प्लस, निकल प्लस, कॉपर प्लस, जिंक प्लस. हम लोगों ने सब में से पहला इलेक्ट्रॉन हटा दिया है, अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाना है. ओके. इन सबके कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं? 3d1 4s1, 3d2 4s1. अच्छा, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको, ये मैंने सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो कौन से केस में इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली इट वुड बी दिस, क्योंकि 3d5 इज वेरी वेरी स्टेबल. सो रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन वुड बी डिफिकल्ट. सो IE2 इज हायर देन एक्सपेक्टेड. सिमिलरली ये Cu प्लस, यहां पे 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी स्टेबल. सो यहां पे भी रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट. सो IE2 इज अगेन हायर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है. सिमिलरली कहां पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होगा? सो आपको वो देखना है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबिलिटी कहां पे आ रही है. तो आप अगर जो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से अगर जो ये इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो ये 3d5 बन जाएगा विच इज वेरी स्टेबल.
एंड सिमिलरली यहां से सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो ये 3d10 बन जाएगा, विच वुड बी वेरी स्टेबल. सो आई कैन से मैंगनीज प्लस एंड जिंक प्लस, their IE2 is lower than expected. Correct? The reason is because कि they are going to become stable by removing second electron. So अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये exceptions दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं. So if you see 1 2 3 5 1 3 0 9 1 4 1 4, सडनली क्रोमियम का 1592 बहुत ज्यादा है. हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही किया था ना 1592 क्रोमियम का, इट शुड बी हायर देन एक्सपेक्टेड. ये देखो क्रोमियम के केस में इट शुड बी हायर देन एक्सपेक्टेड. अब कॉपर के केस में देखते हैं. कॉपर के केस में 1561 इंक्रीज हो रहा है. सडनली ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना. देखो बाकी सब में ये 100 का इंक्रीज है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 200 का इंक्रीज है. तो कॉपर का भी इट इज हायर देन एक्सपेक्टेड. तो जो हमने गेस किया था दैट इज करेक्ट. अच्छा, मैंगनीज एंड जिंक का शुड बी लोअर देन एक्सपेक्टेड. अब मैंगनीज देखो ना 1509, इट इज लेस, वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस. एंड वैसे ही जिंक देखो ये इसके कंपैरिजन में, निकल के कंपैरिजन में भी जिंक कम है. नहीं तो यूजुअली व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज. तो यहां पे भी एक्सेप्शन आ रहा है. सो जहां जहां पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं ना उसको मार्क कर दो एंड प्लीज राइट डाउन द रीजन. ओके, तो यहां पे 4 एक्सेप्शंस है, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ IE3 में इट इज इंपॉर्टेंट अबाउट रिमूविंग द थर्ड इलेक्ट्रॉन. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से डिफिकल्ट होगा, तो पहले वापस कॉन्फ़िगरेशंस लिख देता है. सी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस दैट वी आर लेफ्ट विद. 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाने के बाद सब पे +2 चार्ज आएगा एंड ये इनके कॉन्फ़िगरेशंस बचेंगे. अब आप लोग मुझे बताओ कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से डिफिकल्ट होगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन से केस में होगा. तो ऑब्वियसली यहां पे एंड यहां पे. सो इनका जो IE3 होगा इज मोर देन एक्सपेक्टेड. करेक्ट, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. अच्छा, बाय द सेम लॉजिक यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली सिंपल होगा, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये 3d5 हो जाएगा विच इज वेरी स्टेबल. एंड सिमिलरली स्कैंडियम, ये आर्गन है, तो अगर जो आप यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. तो इन केस ऑफ Fe+2 एंड स्कैंडियम +2, removing another electron becomes very simple. So I can say third ionization energy of scandium and Fe should be less than expected. ठीक है. So now let's look at this now. ऑप्शंस देख, ये मतलब हम लोगों को वो देखना है एक्सेप्शंस. तो पहले मैंगनीज और जिंक देखता है, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए. तो आप यहां से देखो 2651 2833, ये रफली 180 का डिफरेंस है. 2833 2900, ये 150 160 का डिफरेंस है. एंड 2990 एंड 3260, ये 270 का डिफरेंस है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैंगनीज के लिए IE3 इज वेरी वेरी हाई एंड उसी तरह से जिंक के लिए IE3 इज वेरी वेरी हाई. ओके, अच्छा, सिमिलरली कहां पे ये लो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आप अगर जो एग्जांपल्स देखते हो यहाँ पे हमने ये देखा था आयन के केस में IE3 शुड बी लेस देन एक्सपेक्टेड. सो इफ यू लुक एट आयन, ये देखो ना 3260 एंड सडनली बहुत कम हो रहा है 2962. तो इट इज बिकॉज इट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से इट इज गोइंग टू गेट अ स्टेबल स्टेट. एंड सिमिलरली स्कैंडियम का भी ये नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि आप स्कैंडियम एंड टाइटेनियम में डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. 2393 एंड 2657, रफली 270 280 का डिफरेंस है. ओके, तो इट मीन्स दिस नंबर इज रिलेटिवली लेस, इट इज वेरी लेस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आप लोगों को डाउट्स नहीं है. ओके,
ionization energy, understanding ionization energy is very, very important. It is very important. Okay, now we will see what happens when we go down the group. Okay, यूजुअली हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. This is something that we have already studied. Okay, so the reason is because simple कि आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सो जो एटम की साइज है ना वो बढ़ती जाती है, एंड बिकॉज एटम की साइज बढ़ती जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना सिंपल हो जाता है. सो दैट इज वाई डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. मैं रीजन लिख देता हूं, because of increase in size. Right, this is something that we had studied in 11th. Now तो similarly जब आप टाइटेनियम से जिरकोनियम पे जाते हो ना, as you go down the group ionization energy decreases. So zirconium की ionization energy is less than the ionization energy of titanium. Now by the same logic, when you go from zirconium to hafnium, ionization energy should decrease. But हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, हम लोगों ने लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन पढ़ा हुआ है. लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में हमने ये पढ़ा है कि जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाते हो तो साइज इंक्रीज होती है. साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. बट जैसे ही आप 4D सीरीज से 5D सीरीज पे जाते हो तो साइज जो है वो रिमेन्स सेम. केमिकल ट्विन्स हम लोग कहते हैं ना, साइज में फर्क नहीं पड़ता ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एंड बिकॉज साइज में फर्क नहीं पड़ता, ओके, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर जो साइज इंक्रीज होगी नहीं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी नहीं. तो यहां पे जिरकोनियम से जैसे ही आप हैफनियम पे जाते हो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एंड द रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सिमिलरली वेनेडियम से नियोबियम पे आप जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बट आप नियोबियम से टैंटेलम पे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी वुड इंक्रीज. ये आया आप लोगों को समझ में? इज दिस फाइन? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, फ्रॉम 3D to 4D आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, फ्रॉम 4D to 5D ionization energy increases. And this is regular trend, ये normal है, but this is due to lanthanide contraction. Is this fine? I hope this is clear to you. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. Okay, fine. Now we will go on to the next property. Okay, the next property that we are going to look at is oxidation states. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल वर्ड्स में होती है वैलेंसी. ओके, नाउ ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू शो मल्टीपल वैलेंसीज, मल्टीपल वैलेंसीज एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे सोडियम है, या सोडियम के ग्रुप में सारे एलिमेंट्स है वो बस आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे. या मैग्नीशियम ग्रुप है जैसे ग्रुप 2, उसमें सारे एलिमेंट्स है वो आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे. तो यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऐसा नहीं होता, ये आपको एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ऐसा नहीं है. यूजुअली दे विल शो यू मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे +2 इज कॉमन in all elements. अच्छा, वैसे ही +3 जो है is also almost shown by all elements. यहाँ पे obviously कुछ exceptions है, जैसे +2 is not shown by scandium. Okay, exception is scandium. अच्छा, +3 is also common in all elements. +3 is not shown by copper and zinc.
exception is copper and zinc. अच्छा, moreover सारे एलिमेंट्स जो है वो दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है. जिंक इज द ओनली एलिमेंट विच विल शो यू ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है. दिस नेवर चेंजेस. इट हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते कहां से. ये यहां से आता है. अगर जो आप 3D सीरीज की बात करो तो इन सारे एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3D 1 to 10 4s 1 to 2. ना यहाँ पे जो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होती है. सो 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स हैव around same energy. Okay, and because this has around same energy, both can participate in bonding. Okay.